प्रिय साथियों नमस्कार। आज की इस लाइव प्रस्तुतिकरण में मैं आपके सामने एक नया विचार रख रहा हूँ और वो नया विचार ये है कि हमारा जो सूर्य है, हमारे सौरमंडल का मुखिया यानी द सन, इसका आकार लगातार घटता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और इसी तरह से दूसरे तारों का आकार भी लगातार कम होता जा रहा है। उनका आकार समय के साथ में घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो इसके संबंध में क्या दुनिया के लोग सोचते हैं, क्या सूर्य एक्सपेंड होता जाएगा और धीरे धीरे हमारे सौरमंडल के ग्रहों को निकलता जाएगा, मरकरी, वीनस, अर्थ और इस तरह से सभी ग्रहों को निकलते हुए वो एक उसका साइज बढ़ता जाएगा और वो एक इस तरह से एक बहुत बड़े ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से सूर्य का आकार जो है मेरे अनुसार हकीकत में घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ऐसा मैं क्यों सोचता हूं, आइए आपको बताता हूं कि इसके पीछे मेरी पूरी बात क्या है, क्या लॉजिक है। देखिए, तो मेरे पास में ये अलग अलग साइज के बड़ा बॉल है। आपको मैं कहता हूं कि आप ऐसा सोचिए, ये एक भीमकाय तारा है, जैसे युवा स्कूटी या बैटल गुइस तारा और भी बड़े बड़े भीमकाय तारे हैं। ब्रह्मांड में सूर्य से लाखों गुना बड़े तारों का पता चला है और पता चलता जा रहा है। तो आज मैं आपको साइज के कंपैरिजन के साथ में ये बताना चाहूंगा कि ब्रह्मांड में जो तारे हैं उनका आकार लगातार सिकुड़ता जाता है। ना केवल हमारा सूर्य बल्कि सभी तारे धीरे धीरे सिकुड़ते जाते हैं, उनका आकार कम होता जाता है, उनका साइज है वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो देखिए, आपको ये अलग अलग बॉल के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूं कि कैसे हमारा सौर मंडल जो है, सूर्य ही नहीं बल्कि सभी ग्रह, सभी चंद्रमा, उनका साइज भी कम होता जा रहा है। देखिए, आपके सामने मैंने ये अलग अलग बॉल है। इन अलग अलग गेंदों को देख करके आप समझ सकते हैं कि अंततः हमारा ये सूर्य है वो इतने से साइज का हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। और सूर्य का ये आकार घटता क्यों जा रहा है, उसमें से द्रव्य और ऊर्जा जो है वो लगातार निकल रही है, बट उसके अंदर घुस नहीं रही है। उसकी द्रव्य, उसका मैटर और एनर्जी, उसमें से रेडिएशन निकलते हैं और उसमें से क्या है कि ऊर्जा भी निकलती है। और मैंने अपने एनिमेशन वीडियो में के माध्यम से अनेक बार बताया है कि हमारा जो सूर्य है वो द्रव्य ऊर्जा को कैसे खोता जा रहा है। तो आप ये जो अलग अलग साइज की गेंदों को देख रहे हैं, तो आप ऐसे सोचिए कि सूर्य जो वर्तमान में इस साइज का है, छोटे से साइज का, पहले और बड़ा था, और बड़ा था, फिर और बड़ा था, और बड़ा था। इस तरह से हम बैक में जाएं तो हमारा सूर्य जो है वो भीमकाय तारा था, बड़े आकार का तारा था। उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा थी, उसका मास भी ज्यादा था, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा था और साथ साथ में उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत पावरफुल था, उसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा थी। उसके मैटर, जो उसके अंदर मैटर है, हाइड्रोजन, हीलियम, हल्के तत्व हैं, वो पहले मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मात्रा में, और उसकी जो प्लाज्मा बॉडी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो सूर्य है उसका आकार जो है, आप देखिए कि इस आकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य का आकार किस तरह से विशाल आकार का था और किस अभी वर्तमान में इतना छोटा है।
तो अगर वर्तमान आकार से आप अगर पीछे जाए, तो थोड़ा सा पीछे जाए तो थोड़े बड़े तारे मिल रहे हैं, थोड़ा सा और पीछे जाए तो और बड़े तारे मिले, और बड़े इस तरह से अगर बैक में चलते जाए तो आपको साफ और स्पष्ट दिखाया समझ सकते हैं कि सूर्य जो है वो एक ऐसा तारा है जो पहले विशाल आकार का था, और उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा था, उसकी रेडियस भी ज़्यादा थी, उसका डायमीटर भी ज़्यादा था, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा था, उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा थी, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा था, उसमें जो द्रव्य और ऊर्जा थी, जो एटॉमिक मास एंड एनर्जी, तो वो भी ज़्यादा थी। इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे को ये बताया जाता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस तरह से क्या है कि बताया जाता है कि पहले क्या है कि गैस, डस्ट और पार्टिकल कलेक्ट हुए, और इस तरह से नेबुला, एक प्लेनेटरी नेबुला, और इस तरह से क्या है क्रीशन में पदार्थ टकराता गया, और धीरे धीरे क्या है कि ग्रह बनने लगे, प्लेनेट बनने लगे, और प्लेनेट के चारों चंद्रमा भी बनने लगे। तो ये सब कॉलिजियन से बताते हैं। तो मैं अपने मित्रों से निवेदन करूंगा, क्या आप सहमत हैं? क्या आप ये मानते हैं कि वास्तव में गैस, डस्ट और पार्टिकल के इस तरह से कलेक्शन से, इकट्ठा होने से, और क्या सूर्य बन सकता है, या तारे बन सकते हैं, या इस तरह से ग्रह बन सकते हैं, चंद्रमा बन सकते हैं? तो इस तरह से हमारा जो सूर्य है वो पहले भीमका तारा था, और ठंडा होता होता वर्तमान आकार में सिकुड़ता, और उसकी मास, रेडिएशन, टेम्परेचर सब कम होते गए, उसकी ग्रेविटी कम होती गई। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। वास्तव में सूर्य जो है इस तरह से भीमका तारा, फिर लो मास स्टार, फिर ब्राउन ड्वार्फ, इस प्रकार से जुपिटर, अर्थ। तो आप सोचिए कि इस तरह से क्या सूर्य का जन्म नहीं हो सकता? क्या सूर्य का ये इस प्रकार से जो अब तक वैज्ञानिक मानते रहे, उससे ये विचार जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जैसे देखिए आपके सामने ये जो नाम है वीवी सेफाई, और इस तरह से ये अलग अलग नाम के तारे हैं। ये देखिए आपके सामने ये नाम का तारा है, और इस तरह से V354 सेफाई, और इस तरह से अलग अलग नाम की ये जो सेजिटेराई, और इस तरह से पिस्टल स्टार, और इस तरह से आपको बता रहे हैं एंटेर, बेटलगुइज, और इस तरह से आर्कटरस, सीरस, ये तारे बता रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि हमारा सूर्य का आकार इस तरह से विशाल आकार का सूर्य था? क्या सूर्य का आकार वर्तमान आकार से उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा, उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा, उसका मास भी ज़्यादा, द्रव्यमान भी ज़्यादा, उसकी मैग्नेटिक पावर भी ज़्यादा थी, और इस तरह से आप सोचिए कि क्या ऐसा संभव है कि कन्वर्जन के द्वारा, यानी भीमका तारे जो है वो सिकुड़ते हुए अगले तारों में इस तरह से सिकुड़ते हुए इस तरह से वर्तमान आकार में आ गए। मेरे अनुसार मैं सोचता हूँ कि कन्वर्जन हुआ, और भीमका तारे ट्विस्ट और टाइट होते हुए, मरोड़े और निचोड़े जाते हुए, यानी कि उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में एक दूसरे के विपरीत मुड़ते हुए, और द्रव्य ऊर्जा खोते हुए, और ट्विस्ट और टाइट होते हुए इस तरह से मास और एनर्जी को लॉस करते गए, उनकी द्रव्यमान ऊर्जा कम होती गई, उनमें से रेडिएशन भी कम होते गए। तो आप देखिए कि हमारा जो ये सूर्य है वो देखिए भीमका तारा था, फिर कम द्रव्यमान के, और फिर इस प्रकार से ड्वार्फ एक तारे के रूप में, फिर जुपिटर के रूप में। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारा जो सौर मंडल है वो क्या है कि पहले विशाल आकार में था, उसके चारों ओर ग्रह जो है वो भी ग्रह बड़े आकार के थे, उनकी ग्रेविटी, मास, रेडिएशन, टेम्परेचर, मैग्नेटिक नेचर और द्रव्य ऊर्जा सब विशाल आकार में सोचिए आप। तो आप सोचिए कि कैसे एक सौर मंडल सिकुड़ता जाता है समय के साथ में, और इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि हमारा जो सौर मंडल है हकीकत में इसका आकार बड़ा नहीं हो रहा है, और ग्रहों का आकार जो है, चंद्रमाओं का आकार है, उनकी ग्रेविटी, मास, रेडिएशन, टेम्परेचर सब बढ़ नहीं रहे बल्कि घटते जा रहे हैं। और आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि हमारा सौर मंडल है ना,
वो नेबुलर हाइपोथेसिस जो कांट और लाप्लास ने दी थी, उसके अनुसार क्या है कि उसका निर्माण नहीं हुआ था, उसका फॉर्मेशन और रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, बल्कि वास्तव में हकीकत में हमारा सोलर सिस्टम है वो कन्वर्जन के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बना। भीमकाय सौरमंडल थे, बड़े विशाल आकार के तारामंडल थे और बड़े विशाल आकार के तारे थे, वो सिकुड़ते गए, उनके चारों ओर ग्रह चंद्रमा वो भी सिकुड़ते गए। तो आप सोचिए, ये कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन केवल साइज का नहीं करना है, जैसे कि यूट्यूब चैनल पर आप कई बार देखते हैं कि तारों के साइज का कंपैरिजन किया जाता है, ग्रहों के साइज का कंपैरिजन किया। हमें केवल साइज का नहीं, बल्कि ग्रेविटी, मास, रेडिएशन, टेम्परेचर और उनके इसके साथ साथ उनके मैग्नेटिक नेचर, उनके सभी प्रकार से कंपैरिजन करना है। उनके मैटर का भी कंपैरिजन करना है। अगर आप ऐसे विशाल आकार से कंपैरिजन करेंगे तो आपके दिमाग में ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सूर्य जो है पहले भीमकाय तारा था और इस तरह से वो सिकुड़ता हुआ इस तरह से वर्तमान साइज में आया। तो आपको ये जो चित्र बताया जाता है लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, कि इस तरह से स्टेलर नेबुला और इस तरह से ये स्टेलर नेबुला, फिर इस तरह से ये सारे ये कन्वर्जन बताया जाता है, ये गलत है। ना तो सूर्य का भविष्य एक न्यूट्रॉन तारा है, ना ही व्हाइट ड्वार्फ है, ना ही कोई ब्लैक होल है। वास्तव में सूर्य क्या है, भविष्य में सूर्य के साथ क्या होगा। तो आपको अगर मैं पूरी बात कहूँ कि आखिर हमारा जो सौर मंडल है उसकी पूरी लाइफ साइकिल आपको बताऊँ, तो लाइफ साइकिल मेरे पास में जो चार्ट है वो चार्ट में आपको प्राय दिखाता रहता हूँ। और आज मैं आपके सामने फिर दोबारा बता रहा हूँ कि हमारा जो सौर मंडल है वास्तव में एक्चुअल में हुआ क्या, कि सूर्य सबसे पहले बना कैसे। तो वास्तव में क्या है कि हमारा सौर मंडल है ना, उसका अतीत यानी कि फर्स्ट उसका ब्रह्मांड में उसका निर्माण में कैसे हुआ पहले। तो सबसे पहले सूर्य जो है वो एक ब्लैक होल था, और ये ब्लैक होल के रूप में आप देख रहे हैं। फिर वो क्या है कि ब्लैक होल ठंडा होता गया और फिर वो ब्लू स्टार में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि फिर वाइट ब्लू स्टार में कन्वर्ट होता गया, और इस तरह से क्या है कि फिर वाइट स्टार में, और फिर येलो वाइट स्टार में, फिर येलो स्टार में, फिर ऑरेंज येलो स्टार। ये मैं टेम्परेचर के अनुसार भी बता रहा हूँ और साइज के अनुसार, ग्रेविटी, मास और मैग्नेटिक नेचर सभी के अनुसार बता रहा हूँ। उसके मैटर में जो चेंजेज हुआ, इस प्रकार से देखिए रेड स्टार के बाद में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और सूर्य का भविष्य क्या है, सूर्य भविष्य में जुपिटर बनेगा, सैटर्न बनेगा, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर आर्थ से आर्थ, वीनस, मार्स, प्लूटो, मरकरी, गैनीमेड, मून, कॉमेट, एस्ट्रॉयड। इस तरह से सूर्य का भविष्य इस तरह से होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अब तक जो बताया जाता रहा है कि कांट और लाप्लास के अनुसार, इमैनुअल कांट और लाप्लास से उन्होंने बताया कि हमारा जो सौर मंडल है वो वास्तव में इस तरह से बना। मैं इससे सहमत हूँ, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस लगाया है। और मेरा वैज्ञानिकों से निवेदन है, सौर वैज्ञानिकों को भी मैं निवेदन करता हूँ, और जो तारों का अध्ययन करते हैं जो वैज्ञानिक, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि नेबुलर हाइपोथेसिस एकदम गलत अवधारणा है। एक हाइपोथेसिस है, एक गलत अवधारणा है, परिकल्पना है। हकीकत में लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार इस तरह से नहीं होती है। तो एक तारे का जीवन चक्र वास्तव में होता क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसका अंत कैसे होता है। तो साथियों, ये देखिए कि मैंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताया है हमारे इस सौर मंडल का, और किस तरह से मैं कहता हूँ कि देखिए हमारा जो ये सौर मंडल है उसका अतीत क्या था, यानी भूतकाल में वो क्या था, और वर्तमान में क्या है, और भविष्य में क्या बनेगा। तो देखिए आपके सामने ये तारे का भविष्य बताया मैंने। तो आप इस पर विचार कीजिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन सही है या कॉलिजन सही है। तो वास्तव में कॉलिजन से कोई तारा नहीं बनता है, या गैस डस्ट पार्टिकल के क्लाउड के द्वारा। इस तरह से मैंने जो ये चित्र के द्वारा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे विज्ञान के सारे सिद्धांतों पर क्या फर्क पड़ेगा। इससे ग्रहों का जन्म की बात भी बदल जाएगी,
और चंद्रमाओं के जन्म की बात भी बदल जाएगी। और फिर आप सोचेंगे कि अगर ये इतना परिवर्तन आएगा तो पृथ्वी का देखिए आपके सामने ये कैप्सूल मिशन के चित्र है। उसके अनुसार जो अध्ययन किया गया है, ग्रहों का पता चला है, हमारे सौर मंडल के बाहर अनेक ग्रह मिले हैं और उन सभी ग्रहों के साइज का, उनके मास का, उनके रेडिएशन, टेम्परेचर सबका कंपैरिजन करें, आप हैरान रह जाएंगे कि ग्रहों के जन्म और पृथ्वी के जन्म का ये तरीका फिर बदल जाता है। और हमारे पृथ्वी का जन्म 4.6 बिलियन वर्ष पहले इस जैसे एक्रीशन में पदार्थ के टकराने से नहीं हुआ। हमारे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ा क्या है कि फिर प्रश्न आ जाता है। इसका फर्क क्या पड़ता है विज्ञान पे? फर्क ये पड़ेगा कि हम फिर सोचने लग जाएंगे फिर जीवन का उत्पत्ति कैसे हुई, फिर पृथ्वी पर इस प्रकार से आपने देखा कि तो इस प्रकार से आपने जो ये देखा, मैंने बताया कि आपके सामने कि किस प्रकार से ग्रह बने, किस प्रकार से तारे बने। और तारे बने तो हमारे सूर्य का जो ये नेबुला हाइपोथेसिस अगर गलत अवधारणा है तो आप सोचिए कि फिर सारा सिस्टम, सारा नियम ही बदल जाएगा। अगर नेबुला हाइपोथेसिस गलत है तो अगर नेबुलर हाइपोथेसिस गलत है तो आप सोचिए तो चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर दूसरे चंद्रमाओं की, तो हमारा पृथ्वी का एक चंद्रमा कैसे बना, और मंगल के 2 चंद्रमा कैसे बने, और बृहस्पति के इतने चंद्रमा है, शनि के इतने विशाल संख्या में चंद्रमा है, यूरेनस नेपच्यून के भी चंद्रमा है, वो सब कैसे बने? ये एक बहुत बड़ी बात है जो समझने की। तो कन्वर्जन से वास्तव में ग्रह बनते हैं, चंद्रमा भी बनते हैं, तारे भी बनते हैं। हकीकत में इस तरह से कॉलिजन के द्वारा जो समझाया जाता रहा है कि नेबुलर हाइपोथेसिस के माध्यम से ऐसे बताया जाता है कि देखिए गैस डस्ट पार्टिकल में इस प्रकार से इकट्ठे हुए और फिर उसमें गुरुत्वाकर्षण पैदा हो गया और इस तरह से वो एक्रीशन में टकराने लगे और इस प्रकार से ग्रह बनने लगे, ग्रहों में चंद्रमा बनने लगे कॉलिजन से। तो मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। तो मेरी असहमति का कारण आप समझ सकते हैं कि जब ब्रह्मांड में इतने विशाल संख्या में तारे मिले हैं, तारा मंडल मिले हैं, जिनमें भीमकाय तारे, उन भीमकाय तारों का आकार, साइज, ग्रेविटी, मास, टेम्परेचर और मैग्नेटिक नेचर और सभी चीजों का कंपैरिजन कीजिए आपको समझ में आएगा कि हम जो सोचते रहे हैं आज तक कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, 4.5 बिलियन वर्ष पहले सौर मंडल की उत्पत्ति नहीं हुई। तो वास्तव में हमारा सौर मंडल कैसे बना और कैसे ग्रह बने और कैसे चंद्रमा बने, मैं एक मेरा एक नया विचार है। ये विचार दौलनीय ब्रह्मांड के अनुसार है और मैं जो बता रहा हूँ कि देखिए कि हमारा जो सूर्य है इस तरह से एकदम छोटा, ऐसा अभी वर्तमान में ऐसा है, उससे पहले ऐसे था, उससे पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था। तो इस तरह से आप सोचिए कि हमारे सूर्य का अतीत क्या था और भविष्य कैसा होगा। तो साथियों, आपके सामने मैंने ये चार्ट दिया है। देखिए इस चार्ट के अनुसार आप समझ सकते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हकीकत में हमारा सौर मंडल कैसे बनता है, ग्रह चंद्रमा कैसे बनते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आपको जो ये बताया जाता रहा है ना कि आज तक ये गलत है कि नेबुलर हाइपोथेसिस सही नहीं है। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले दोलन से, मैं जो दौलनीय ब्रह्मांड का आइडिया पेश कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके अनुसार ब्रह्मांड में सबसे पहले इस तरह से क्या है कि सबसे पहले एक ब्लैक होल बना और ब्लैक होल फिर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ब्लैक होल हमेशा स्थिर नहीं रहते और इस तरह से धीरे धीरे वो क्या है कि वो ब्लैक होल से ब्लू स्टार और इस तरह से। तो आपको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहा हूँ। देखिए इस तरह से। तो साथियों, इस पे विचार कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने मित्रों को भी बताएं
मेरा जो नया विचार है कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ और सौरमंडल कैसे बना, कैसे सौरमंडल में ग्रह बने, पृथ्वी बने, तारे बने, ये क्या चंद्रमा बने, तो सौरमंडल के जन्म और विकास का मैं एक नया सिद्धांत बता रहा हूँ। और मेरा ये दावा है कि सौरमंडल का जन्म जो है 4.5 बिलियन वर्ष पहले इस प्रकार के पदार्थ से, कॉलिजन से नहीं हुआ, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन से हुआ। तो साथियों, आज आपको ये मेरा प्रस्तुतिकरण कैसा लगा, आप अपना विचार जरूर बताएं। आप लाइक, कमेंट, शेयर करें, अपने साथियों से चर्चा करें और मेरे इस विचार को वैज्ञानिकों तक पहुंचाएं, मीडिया तक पहुंचाएं। धन्यवाद।